Yes, Assalamu alaikum. Welcome to Ilavits. I hope you all are doing fine. In our today's lecture, we will be discussing about the concept of asylum in public international law. We'll be discussing four things in respect of asylum in today's video. First of all, we'll see what is asylum. Secondly, we'll see that what is the difference between asylum and refuge. Thirdly, we'll see the principle of non-refoulement in international law. And fourthly, we'll see what are the types of asylum granted in international law. So let's begin with the video. सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय असाइलम. असाइलम इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन टर्म्स. ग्रीक टर्म जो आपका है एज्यूलोन एंड लैटिन जो आपका टर्म है वो है असाइलोन, जिनका मतलब है फ्रीडम फ्रॉम सीजर. असाइलम इज़ अ कॉन्सेप्ट वेयर बाय अ स्टेट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू अ फॉरेन सिटीज़न अगेंस्ट हिज ओन स्टेट. कि एक जो सिटीज़न है किसी एक स्टेट का, वो किसी दूसरे कंट्री में चला जाता है, ठीक है, तो जो दूसरी स्टेट होती है वो उस फॉरेन सिटीज़न को, क्योंकि उसके लिए वो फॉरेन हुआ, उसको क्या करती है, प्रोटेक्शन जो है ग्रांट करती है अगेंस्ट हिज ओन नेशनल स्टेट, ठीक है, क्योंकि उसे वहाँ पर किसी किस्म का ख़तरा होता है जिस वजह से वो अपना मुल्क छोड़कर जो है दूसरे मुल्क में चला जाता है. तो असाइलम जो है एक ऐसा स्टेटस होता है जो कि उन लोगों को ग्रांट किया जाता है जो कि अपना मुल्क छोड़कर जो है किसी दूसरे मुल्क में जाकर पनाह लेते हैं. उसकी वजह क्या होती है कि उनके मुल्क में जो है खाना जंगी हो रही होती है, कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, या फिर जो है उन्हें एप्रीहेंशन ये होती है कि उनके कंट्री में जो है उन्हें उनकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, या फिर उन्हें जो है अनरीजनेबली जो है वहाँ पर प्रोसिक्यूट किया जाएगा. तो आउट ऑफ फियर वो लोग क्या करते हैं कि वो स्केप कर जाते हैं, अपनी कंट्री को छोड़कर किसी फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, ठीक है, एंड दैट फॉरेन टेरिटरी ग्रांट्स देम प्रोटेक्शन. दैट प्रोटेक्शन इज़ कॉल्ड असाइलम. तो ये जो शख्स होता है जो कि असाइलम के लिए दूसरे अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाता है, उसको हम असाइलम सीकर या असाइली भी कहते हैं. असाइलम इज़ अ ह्यूमन राइट विच हैज़ बीन रिकग्नाइज अंडर आर्टिकल 14 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR इसको हम कहते हैं. उसके साथ साथ जो है एक और हमारे पास वियना की डिक्लेरेशन भी एग्जिस्ट करती है, विच इज़ वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन. इट वॉज अडॉप्टेड इन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स इन 1993 एट द प्लेस वियना इन ऑस्ट्रेलिया. और उसके बाद जो एक और हमारे पास कन्वेंशन भी एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ द कन्वेंशन ऑन पॉलिटिकल असाइलम. तो ये कुछ लॉज हैं हमारे जो कि असाइलम को रेगुलेट करते हैं. अच्छा, एक बड़ी हमारे पास मिसकंसेप्शन ये होती है कि असाइलम एंड रेफ्यूज बोथ आर सिमिलर थिंग्स. ये दोनों सेम नहीं है. अब हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है. असाइलम के जो कॉन्सेप्ट है, वी कैन से कि असाइलम और रेफ्यूज इस तरीके से हैं कि असाइलम कम्स बिफोर एंड रेफ्यूज कम आफ्टर. कि एक जो बंदा जो है जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में स्केप करके चला जाता है, अपना मुल्क छोड़ कर जाता है, ठीक है, तो उसको जब तक जो है रेफ्यूज का स्टेटस नहीं मिलता तब तक वो उसको असाइलम का स्टेटस वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है. लेकिन रेफ्यूजी का स्टेटस लेने के लिए उसको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि पूरी करनी होती हैं. ये वो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हमें कहाँ पर मिलती हैं? हमें 1951 की जो कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज़ और उसका 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर ये हमें रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं. जो आपका असाइलम है इट इज़ अ यूनिवर्सली रिकग्नाइज ह्यूमन राइट, ठीक है. और ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं रेफ्यूज की, रेफ्यूज जो है एक प्रोटेक्शन है जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज की जाती है. असाइलम की अगर हम बात करें तो असाइलम जो है वो सिर्फ उसी सूरत में आपको ग्रांट हो सकता है जब आपने किसी एक मुल्क की टेरिटरी में आप इंटर हो चुके हैं, ठीक है. इफ़ यू आर आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री यू कैन नॉट बी ग्रांटेड अ स्टेटस ऑफ असाइलम. लेकिन रेफ्यूज़ में क्या होता है, रेफ्यूज़ में होने के लिए आपका लाजमी नहीं होता कि आप उस कंट्री की टेरिटरी के अंदर आएँ. आपको जो इवन किसी दूसरे मुल्क के अंदर रहते हुए भी असाइलम का स्टेटस जो है ग्रांट किया जा सकता है. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन असाइलम एंड रेफ्यूज इज़ दैट कि जब तक जो है एक शख्स को जो कि अपना मुल्क छोड़ कर किसी दूसरे मुल्क में आ चुका है उसको एक उसका स्टेटस जो है डिक्लेयर नहीं किया जाता, ठीक है, तब तक जो है वो असाइली होता है, असाइलम सीकर होता है. जब उसको वो एडिशनल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं 1951 जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है या उसके 1967 का प्रोटोकॉल है, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद जो है वो फिर रेफ्यूजी का स्टेटस हासिल कर लेता है और उसको कुछ सर्टेन फिर राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी मिलती हैं जो कि हम अपनी असाइलम वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी दी नेक्स्ट वीडियो. अब हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट से क्या मुराद है. इसमें आप जो है जो नॉन रिफॉल्वमेंट है उसमें से आप नॉन को भी हटा दें, फिर आपके पास बच जाएगा रिफॉल्वमेंट. रिफॉल्वमेंट जो है एक फ्रेंच टर्म में से ये टर्म ड्राइव किया जाता है जो कि है रिफॉलर. रिफॉलर का मतलब होता है पुश और फोर्स बैक, किसी चीज़ को जो है वापस भेजना, वापस धकेलना, ठीक है. तो अकॉर्डिंगली हमारे पास नॉन रिफॉल्वमेंट का मतलब क्या हो गया कि ये किस्म की यहाँ पर प्रोहिबिशन है, नॉट टू पुश बैक और नॉट टू फोर्स बैक, कि किसी बंदे को वापस नहीं धकेलना या पुश बैक नहीं करना. तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट जो है वो एक किस्म की प्रोहिबिशन जो है यहाँ पर आयद करता है
स्टेट्स के ऊपर अंडर इंटरनेशनल लॉ कि एक शख्स जो उनके पास अजाइलम सीख करने आया हुआ है या एक शख्स जो उनके पास रेफ्यूज़ लेने आया हुआ है, आपने उसको उसके कंट्री की तरफ वापस नहीं भेजना अगर वहाँ पर ये एप्रीहेंशन है कि उसे उसकी जो ज़िंदगी है उसको इरिपेरेबल लॉस जो है हो सकता है उसके अपने कंट्री में, या फिर उसको जो है एप्रीहेंशन है कि उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, या फिर देयर इज एनी अदर काइंड ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ टॉर्चर, इल ट्रीटमेंट या फिर जो है अदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन उसकी अपनी कंट्री में। तो ऐसी सूरत में उसको फोर्स बैक नहीं किया जाएगा, उस शख्स को जो है उसके अपने मुल्क में वापस नहीं भेजा जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट होता है, इसकी आप कह सकते हैं कि इतनी वैल्यू है कि इसको जो है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का स्टेटस हासिल है। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जो कि ICJ के रूल स्टैचूट के मुताबिक इट इज़ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। और उसके बाद जो है लेकिन इसको जस्ट कोजेंस का प्रिंसिपल मिला है, स्टेटस मिला है नहीं मिला है, दैट इज़ स्टिल अ डिस्प्यूटेड थिंग, लेकिन स्टिल जो है आपका एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का स्टेटस होना दैट इज़ अ बिग थिंग। तो जिससे मुराद क्या हुआ कि इवन वो स्टेट जो कि किसी ऐसी ट्रीटी से पार्टी नहीं है जो कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट को रिकग्नाइज़ करता है, इवन दोज स्टेट्स के ऊपर जो भी एज अ मैटर ऑफ कस्टम जो है ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अब हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर हमारे पास अजाइलम की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली हम अजाइलम को जो है दो काइंड्स के अंदर जो है क्लासीफाई करते हैं, जिनके टर्म से ही आपको बिल्कुल ज़ाहिर हो जाएगा। फर्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है टेरिटोरियल अजाइलम, सेकंड हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम। फिर जो है आपकी जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम है उसकी फिर कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन होती हैं जिनको हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली क्लासिफिकेशन हमारी जो है टेरिटोरियल अजाइलम, उससे क्या मुराद है। टेरिटोरियल अजाइलम एज इट इज़ अपेरेंट फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ कि ये ऐसा अजाइलम है जो कि एक स्टेट अपनी टेरिटरी के अंदर ग्रांट करता है। कहने का मकसद क्या है कि फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी सिटीज़न है, उसको ये एप्रीहेंशन है कि उसके खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो सकती हैं या उसको जो है प्रोसिक्यूशन का ख़तरा है पाकिस्तान के अंदर, तो वो क्या करता है, पाकिस्तान से निकलता है, वो पाकिस्तान छोड़कर जो है चला जाता है USA के अंदर, ठीक है। अब USA के अंदर वो जाता है, उसको पहले जो है उसका अभी तक जो है रेफ्यूजी का स्टेटस उसको नहीं मिला, ठीक है। उसको अभी तक उसकी एप्लीकेशन जो है पेंडिंग है, उसने अप्लाई किया हुआ है रेफ्यूजी स्टेटस के लिए, बट जब तक उसकी एप्लीकेशन ग्रांट नहीं होती उसको स्टेटस कौन सा मिलेगा, अजाइलम वाला। तो उस दौरान क्या होगा कि चूँकि USA ने उसको अपनी टेरिटरी के अंदर जो है प्रोटेक्शन फराहम की हुई है, जो कि जिसको हम अजाइलम का नाम देते हैं, तो इस किस्म का जो अजाइलम होता है जो कि एक स्टेट अपनी टेरिटरी के अंदर देती है उसको हम टेरिटोरियल अजाइलम कहते हैं, ठीक है। और टेरिटोरियल अजाइलम जो है ये बेस करता है एक स्टेट की जो टेरिटोरियल सॉइनिटी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब एक स्टेट की टेरिटरी के अंदर कोई शख्स कोई सब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है, या फिर पहले से रह रहा है, तो उस स्टेट की जो है एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन होती है विद इन ओवर दो सब्जेक्ट्स जो कि विद इन उसकी टेरिटरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अगर एक बंदा जो है भले नेशनल पाकिस्तान का है लेकिन उसने आ गया है वो USA की टेरिटरी के अंदर, तो उसके ऊपर जो एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन होगी वो USA की होगी, ठीक है। वो चाहे उसको प्रोटेक्शन दे, वो चाहे उसको प्रोटेक्शन ना दे। तो आपका जो टेरिटोरियल अजाइलम का जो प्रिंसिपल होता है दैट इज़ बैक्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। फिर सेकंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है दैट इज़ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम से क्या मुराद है, अगर आप टर्म पर ही गौर करें, इट सेज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब आउटसाइड दी टेरिटरी। ये एक ऐसा अजाइलम होता है जो कि एक स्टेट किसी शख्स को, फॉरेन सिटीजन को ग्रांट करती है, नॉट विद इन इट्स टेरिटरी बट आउटसाइड इस टेरिटरी। आउटसाइड इस टेरिटरी कैसे हो सकता है, अपने किसी एम्बेसी के अंदर उन्होंने स्टेटस दे दिया असाइलम का, किसी उन्होंने अपनी कंसुलेट के अंदर दे दिया, उनकी कोई दूसरी लीगेशन थी किसी और मुल्क की टेरिटरी के अंदर, वहाँ पर उन्होंने जो है स्टेटस दे दिया, किसी वॉरशिप के ऊपर स्टेटस दे दिया, या फिर जो है किसी मर्चेंट जो आपकी शिप्स होती हैं वहाँ पर स्टेटस दे दिया, या फिर जो इवन स्टेटस इन विद इन दी प्रीमिसेस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो भी एक किस्म का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम जो है कहलाता है। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम से मुराद क्या हुआ कि दैट काइंड ऑफ असाइलम, दैट टाइप ऑफ असाइलम विच इज़ ग्रांटेड बाय स्टेट टू अ फॉरेन सिटीजन आउटसाइड इस टेरिटरी। प्रोटेक्शन वहाँ भी मिल रही है लेकिन वो अपनी टेरिटरी के अंदर नहीं दे रहा, वो जो है आउटसाइड दी टेरिटरी दे रहा है। अच्छा, जो आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम है उसको काफ़ी हद तक जो है डिस्करेज किया जाता है। उसकी वजह यह है कि जब एक शख्स को उसी स्टेट की टेरिटरी के अंदर आपने असाइलम दे दिया जिस टेरिटरी के अंदर उसने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो उस असाइलम ग्रांट करने से आप जो स्टेट है जो कि लोकल स्टेट थी जिसकी जुरिसडिक्शन के अंदर उसने ऑफेंस कमिट किया बंदे ने, और आकर उसी के अंदर आपने उसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम दे दिया,
तो वहाँ पर क्या होता है कि उस लोकल स्टेट की वहाँ पर सॉवरेनिटी इम्पीड हो रही होती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी जो कि हमने रिसेंटली डिस्कस किया कि एक स्टेट की उसकी टेरिटरी जो भी होती है उसके ऊपर एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन होती है। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। पाकिस्तान का एक शहरी है, उसने पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जो है क्राइम कमिट किया। अकॉर्डिंग टू द पीनल लॉज ऑफ पाकिस्तान जो है उसको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। अब वो बंदा क्या करता है, वो बंदा जो है भाग कर जाकर यूएस की एम्बेसी के अंदर पनाह ले लेता है, और यूएस की एम्बेसी क्या करती है, उसको एक अजाइलम का स्टेटस जो है ग्रांट कर देती है, और उसकी जो रेफ्यूजी स्टेटस के लिए उसकी एप्लीकेशन को पेंडिंग रख दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पाकिस्तान के लॉ जो है वो पूरी टेरिटरी के अंदर तो अप्लाई होते हैं, लेकिन जो एम्बेसी की जुरिसडिक्शन होती है वो यहाँ से इम्यून होती है। तो इस वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान के लॉ जो है वहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकते, और पाकिस्तान का जो टेरिटोरियल प्रिंसिपल, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का जो प्रिंसिपल होगा वो यहाँ पर इम्पीड हो रहा है, वायलेट हो रहा है। तो इसलिए ज़्यादातर डिस्करेज किया जाता है कि जो आपके ये वाली जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम है इसको डिस्करेज किया जाता है स्टेट्स की तरफ से, ठीक है। लेकिन हम जो है अब इसकी कुछ 4 काइंड्स फर्दर क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे जिन तरीके से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो है अजाइलम वो ग्रांट किया जाता है। सबसे पहले इसमें होता है डिप्लोमेटिक अजाइलम। डिप्लोमेटिक अजाइलम वो वाला अजाइलम होता है जो कि एम्बेसीज़ के अंदर, आपकी लीगेशंस के अंदर या आपके कंसुलेट्स के अंदर जो है ग्रांट किया जाता है। अब एम्बेसी होगी, लीगेशन होगी, या फिर जो है आपकी जो कंसुलेट्स होती हैं, ये ऐसी प्रीमिसेस होती हैं जो कि स्टेट ओन तो करती है लेकिन अपनी टेरिटरी के अंदर नहीं करती, किसी और कंट्री के अंदर करती है। जैसे पाकिस्तान की एम्बेसीज़ हैं काफ़ी ममालिक के अंदर, तो ये जो एम्बेसीज़ होती हैं, जो लीगेशंस होती हैं, जो कंसुलेट्स होते हैं, इनके ऊपर वो जो लोकल कंट्री होगा उसके लॉज अप्लाई नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर यूएसए की एम्बेसी जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो पाकिस्तान के लॉज जो है वो पूरे मुल्क में तो अप्लाई होंगे, लेकिन जो यूएसए की एम्बेसी जिन हदूद में एग्जिस्ट करी वहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। तो उस अगर एम्बेसी के अंदर कोई स्टेटस ग्रांट किया जाता है अजाइलम का, तो दैट स्टेटस जो है उसको हम डिप्लोमेटिक अजाइलम कहते हैं, उस किस्म के अजाइलम को। तो जो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो डिप्लोमेटिक अजाइलम इट्स अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम, इसको डिस्करेज किया जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली जो डिप्लोमेटिक अजाइलम है उसको इस वजह से डिस्करेज किया जाता है, उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि टेरिटोरियल प्रिंसिपल, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का जो प्रिंसिपल है स्टेट का वो वायलेट होता है। सेकेंडली ये कि जो इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी या उसके स्टाफ को ग्रांट की जाती है ना, उसको इस अजाइलम ग्रांट करने के ज़रिए क्या किया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है ऑफेंडर्स की तरफ, जिस वजह से वो जो इम्यूनिटी के प्रिंसिपल होते हैं वो भी वहाँ पर वायलेट हो रहे होते हैं, उनको मतलब मिसयूज़ एक किस्म से वहाँ पर किया जा रहा होता है। तो एक केस हमारे पास आया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने 1950 में, जिसको कोलंबिया वर्सेस पेरू के नाम से जाना जाता है। तो इस केस में जो है कोर्ट ने ये बड़े क्लियरली जो है हेल्ड किया था कि जो आपका डिप्लोमेटिक अजाइलम होता है वो आपकी एक स्टेट की टेरिटोरियल जो सॉवरेनिटी होती है उसको इम्पीड करता है। तो अगर जो है कोई स्टेट अपनी एम्बेसी के अंदर जो है किसी को डिप्लोमेटिक अजाइलम दे रही है, जिसको हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम कहते हैं, तो उसकी जो लीगल बेसिस होती है ना वो केस टू केस वेरी करती है। हम ये नहीं कह सकते जनरली कि सभी केसेस के अंदर जो है वो अजाइलम जो है वो अनलॉफुल होगा। वो आपको केस टू केस जो है हर केस की अलग लीगल बेसिस जो है वो इस्टेब्लिश करनी होती है, और इट इज़ फॉर द स्टेट ग्रांटिंग स्टेटस इन इट्स एम्बेसी दैट सिचुएट्स विद इन अ फॉरेन टेरिटरी, कि वो इस चीज़ को इस्टेब्लिश करे कि ये स्टेटस लॉफुल था तो क्यों था। इसकी अगर हम एग्जांपल दें तो वैसे तो इसको डिस्करेज किया जाता है, लेकिन इट हैज़ बीन प्रैक्टिस कि जो है हिस्ट्री में 2 ऐसे बड़े वाक़ियात थे जिसमें जो है डिप्लोमेटिक अजाइलम को जो है ग्रांट किया गया था। उनमें सबसे पहले 1956 के अंदर जो एक हंगरियन रोमन कैथोलिक थे जिनका नाम था जोसेफ कार्डिनल, ठीक है, उनको जो है एक डिप्लोमेटिक अजाइलम जो है ग्रांट किया था यूएस एम्बेसी ने विद इन दी टेरिटरी ऑफ बुडापेस्ट। फिर उसके बाद जो है 1974 के अंदर जो है यूएस की ही एम्बेसी ने, जो कि इंडिया में सिचुएट कर रही थी, उसने जो है एक सोवियत डिफेक्टर जिनका नाम था अजीज़ ओलग जैद को जो है एक डिप्लोमेटिक अजाइलम जो है ग्रांट किया था। तो इट शोज़ कि हमारे पास जो है स्टेट की प्रैक्टिस ये रह चुकी है कि वो डिप्लोमेटिक अजाइलम जो है बावजूद इसके कि वो टेरिटोरियल प्रिंसिपल को वायलेट करता है, डिप्लोमेटिक जो आपकी इम्यूनिटीज़ हैं जो कि ग्रांट की जाती हैं कंसुलेट्स या एलिगेशंस को, उनको इम्पीड करता है। उसके बावजूद स्टेट्स की ये प्रैक्टिस रही है दैट द ग्रांट डिप्लोमेटिक अजाइलम टू द ऑफेंडर्स, टू द फॉरगेटिव, और वी कैन से। सेकंड जो हमारे पास सब क्लासिफिकेशन आती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम की, दैट इज़ अजाइलम विद इन द प्रेमिसेस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये उस किस्म का अजाइलम होता है जो कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रेमिसेस के अंदर
ग्रांट किया जाता है। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके किसी हेड क्वार्टर के अंदर, उसकी प्रीमिसेस के अंदर ग्रांट कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड अजाइलम विद इन द प्रीमिसेस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके अलावा जो दूसरी हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें अगर अजाइलम ग्रांट किया जाता है तो उस किस्म के अजाइलम को जो है हम इस क्लासिफिकेशन के अंदर लेकर आते हैं। लेकिन जो अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लॉ में जो है ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि एक शख्स जाकर जो है किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रीमिसेस के अंदर जो है अपना अजाइलम जो है उसको क्लेम करे। ऐसा कोई भी राइट ना एग्जिस्ट करता है और ना ही जो है ऐसा कोई प्रिंसिपल जो है उसको इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट रिकग्नाइज करता है। थर्ड हमारे पास सब क्लासिफिकेशन आती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम में, वो होती है अजाइलम इन वॉरशिप। अजाइलम इन वॉरशिप, वॉरशिप से मुराद क्या हुआ कि ऐसी शिप्स, ऐसी वेसल्स जो कि वेपन से एक्विप होती हैं एंड विच आर डेस्टाइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ वॉर। ठीक है, उन अगर शिप्स के ऊपर, उन वेसल्स के ऊपर भी अगर किसी शख्स को जो है अजाइलम ग्रांट किया जाता है, दैट अजाइलम इज़ क्लासिफाइड एज अजाइलम इन वॉरशिप। अब इसमें होता क्या है कि जो आपकी वॉरशिप्स होती हैं ना, वो अगर इवन किसी दूसरी स्टेट की टेरिटरी के अंदर भी चले जाती हैं, न्यूट्रल वाटर्स में चले जाती हैं, तो जो स्टेट है वो उसको सिर्फ और सिर्फ ये उनके खिलाफ कर सकती है, उनको कंडेम करे कि भाई आप हमारी टेरिटरी से निकल जाएं। उसके अंदर जो पर्सनस जो हैं ऑन बोर्ड हैं, उसमें जो अजाइलम सीकर्स मौजूद है जिन्होंने वहाँ पर जाकर प्रोटेक्शन ले ली है, उनको जो है वहाँ पर सीज़ नहीं किया जा सकता। तो कहने का मकसद ये है कि अगर एक शख्स जो है वो पाकिस्तान में ऑफेंस कमिट करता है और पाकिस्तान के ही टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर एक वॉरशिप होती है, वो ऑफेंस कमिट करने के बाद जो है उस शिप के ऊपर ऑन बोर्ड हो जाता है, तो वो पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन से बिल्कुल इम्यून हो जाएगा उस वॉरशिप की ऊपर ऑन बोर्ड होने की वजह से। क्योंकि वॉरशिप जो है उसके ऊपर पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन नहीं होगी, इवन इफ़ दैट वॉरशिप इज़ विद इन दी टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ पाकिस्तान, तो उस तरीके से वो जो फगेटिव होगा, जो ऑफेंडर होगा, वो भी पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन से इम्यून हो जाएगा। ठीक है, तो इस किस्म से उसको क्या हुआ कि वॉरशिप के ऊपर जाकर उसको एक प्रोटेक्शन मिल गई, उसको अजाइलम का स्टेटस मिल गया। अगर हम देखें कि क्या ये प्रिंसिपल इंटरनेशनल रिकग्नाइज है हमारे पास, तो हमारे पास जो हवाना कन्वेंशन है ऑन डिप्लोमेटिक अजाइलम 1928 की, उसका आर्टिकल 1 जो है वो ये कहता है कि जो अजाइलम है ना वारशिप्स के ऊपर, वो दिया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ उन ऑफेंसेस में जो कि पॉलिटिकल नेचर के होते हैं। पॉलिटिकल नेचर दोज ऑफेंसेस मतलब जिनको पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए जो है कमिट किया जाता है। लेकिन वो ले क्राइम्स जो कि कॉमन होते हैं अदर देन पॉलिटिकल, उनके लिए जो है ये अजाइलम ऑन वारशिप जो है वो नहीं किया जा सकता। और ऐसी सूरत में इट इज़ फॉर दी वारशिप, और इवन वो लोग जो कि वारशिप पर ऑन बोर्ड भी हो जाते हैं, उनको भी सीज़ किया जा सकता है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, भले वो कन्विक्टेड हों या सिर्फ एक्यूज़ हैं। तो कहने का मकसद है कि जो आपकी वारशिप में अजाइलम का जो स्टेटस मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ऑफेंसेस के लिए मिलता है, वो कॉमन क्राइम्स के लिए नहीं मिलता। और उसके बाद जो है आर्टिकल 2 सेम जो है इसी कन्वेंशन का जो आपकी हवाना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक अजाइलम 1928 है, उसका आर्टिकल 2 कहता है कि जो वॉरशिप के ऊपर आपको अजाइलम का स्टेटस दिया जाता है वो सिर्फ अर्जेंट केसेस के अंदर ही ग्रांट किया जाएगा, ऑर्डिनरी बेसिस पर जो है ग्रांट इसको नहीं किया जाएगा। तो दिस थर्ड सब क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड अजाइलम इन वॉरशिप। उसके बाद हमारी जो है फोर्थ एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन जो आती है वो होती है अजाइलम इन मर्चेंट वेसल्स। मर्चेंट वेसल वो वाली वेसल जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं आपकी। ठीक है, अनलाइक वॉरशिप्स, इन केसेस में हमारे पास क्या होता है कि इनको जो है इंटरनेशनल लॉ के अंदर इम्यूनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। तो जब तक ये पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान कोई बंदा उसने कि क्राइम कमिट किया है, क्राइम कमिट करने के बाद जो है एक वो मर्चेंट जो वैसल है उसके ऊपर ऑन बोर्ड हो गया, तो जब तक वो पाकिस्तानी हदूद के अंदर है, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जाकर जो है उसको अरेस्ट कर सकती हैं। जो आपका अजाइलम होता है मर्चेंट वैसल के ऊपर, वो सिर्फ एक ही सूरत में जो है इफ़ेक्टिव होता है अगर दोनों स्टेट्स के दरमियान जो है वो इस किस्म की कोई ट्रीटी हो। दोनों स्टेट से मुराद वो स्टेट जिसकी टेरिटरी के अंदर आप मौजूद हैं, दूसरी स्टेट वो वाली जिसकी जो है वो शिप थी, मर्चेंट वैसल थी। अगर इन दोनों स्टेट्स के दरमियान में कोई ऐसी ट्रीटी है कि भाई अगर मर्चेंट वैसल के ऊपर कोई बंदा आ गया, डेट विल बी इम्यून फ्रॉम द जुरिसडिक्शन, तो ऐसी सूरत में जो है उसको भी अजाइलम का स्टेटस जो है ग्रांट किया जा सकता है। इन केस अदरवाइज जो है ऐसा कोई भी प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ में हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि जो है कॉन्सेप्ट ऑफ अजाइलम क्या होता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, अजाइलम और रेफ्यूज के दरमियान में क्या फ़र्क है। फिर हमने ये देखा कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट क्या होता है, एंड इन दी एंड जो है हमने 2 मेन क्लासिफिकेशन और 4 जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम की सब क्लासिफिकेशंस को जो है वो डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल समहाउ।
तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड कीप वॉचिंग लॉ बिट्स।